नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आश्चर्य घटना का 12वां अध्याय। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। 12वां अध्याय, नौका डूबी। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। रमेश ने पूछा, क्यों रे, तू कहाँ जाएगा? उमेश ने कहा, मैं तो माँ जी के साथ ही जाऊंगा। और मैंने तेरे लिए काशी तक का टिकट ले लिया। यह तो गाजीपुर का घाट है, हम सब तो काशी न जाएंगे। उमेश, मैं भी न जाऊंगा। उमेश उन सबों का साथ न छोड़ेगा, यह आशंका रमेश के मन में ना थी, किंतु उस लड़के के चित्त की दृढ़ता देखकर रमेश क्षुब्ध हो गया। कमला से पूछा, क्या उमेश को साथ ले जाना होगा? कमला, ना ले जाऊंगी तो वह कहाँ जाएगा? क्यों, काशी में तो उसके आत्मीय हैं। रमेश ने कहा। कमला, नहीं, वह हम सभी के साथ जाएगा, कह चुका है। उमेश, तू बराबर चक्रवर्ती के साथ साथ चलना, नहीं तो लोगों की भीड़ में कहीं खो जाएगा। कहाँ जाना होगा, किसको साथ ले जाना होगा, इन सब बातों के विचार का भार भी कमला ने अपने ही ऊपर ले लिया। पहले वह रमेश से पूछकर कोई काम करती थी, उसकी सम्मति को नम्रतापूर्वक स्वीकार करती थी, किंतु इधर कई दिनों से वह अपना स्वतंत्र विचार रखती है। इसलिए उमेश भी उसकी एक छोटी सी गठरी बगल में दबाकर उसके साथ चला। इस विषय में और कोई विशेष आलोचना न हुई। शहर और साहबगंज के बीच में चक्रवर्ती महाशय का एक छोटा सा बंगला है। उसके पीछे आम का बाग है और सामने एक पक्का कुआं है। प्रथम दिन कमला और रमेश इसी बंगले में जाकर टिके। चक्रवर्ती की स्त्री हरिभावनी बराबर बीमार रहा करती है। चक्रवर्ती सबसे यही कहा करते थे, किंतु उसका चेहरा देखने से बीमारी का कोई बाह्य लक्षण दिखाई नहीं देता था। वह कम उम्र की ना थी, परंतु वृद्धा भी ना थी। शरीर अधेड़ सा प्रतीत होता था। सामने के कुछ कुछ बाल पके थे, पर कच्चे बालों का अंश अधिक था। उसको देखने से यही जान पड़ता जैसे बुढ़ापे ने उस पर डिग्री तो हासिल की है, पर अब तक दखल नहीं जमा सका। सब तो यह है कि ये दोनों दंपत्ति जब युवा थे तब हरि भावनी को मलेरिया ज्वर ने पकड़ लिया था। वायु परिवर्तन के सिवा और कोई उपाय न देख चक्रवर्ती गाजीपुर स्कूल में अध्यापिका वृत्ति का अवलंबन कर यहीं रहने लगे। स्त्री के सर्वथा आरोग्य होने पर भी उसकी तंदुरुस्ती पर उन्हें कुछ विश्वास न होता था। रमेश आगत व्यक्तियों को बाहर के घर में बिठाकर चक्रवर्ती के अंदर जाकर गृहिणी को पुकारा। उसकी गृहिणी उस समय धूप में अचार और चटनी आदि के बर्तन रख कर सुखा रही थी और गेहूं पिसवा रही थी। चक्रवर्ती ने आते ही कहा, यह क्या, जाड़ा आ गया, तुम बदन पर कोई कपड़ा क्यों नहीं पहन लेती? हरि भावनी, आपकी सब बातें बेसिर पैर की होती है। जाड़ा है कहाँ, धूप से तो पीठ चली जा रही है। चक्रवर्ती, यह तो अच्छा नहीं, छाया कहीं से लाना ही नहीं पड़ेगी। अच्छा होगा, आपने आने में इतनी देर क्यों की? हरि भावनी ने बोला। चक्रवर्ती, ये पीछे कहूँगा, अभी घर पर अतिथि आए हैं, उनकी सेवा का सामान ठीक करना होगा। यह कहकर चक्रवर्ती ने अतिथि का परिचय दिया। चक्रवर्ती के घर पर विदेशी अतिथियों का समागम प्रायः इसी तरह बराबर हुआ करता था, किंतु सपत्नीक अतिथि के लिए हरि भावनी प्रस्तुत न थी। उसने कहा, आपका घर कहाँ है जो उन्हें रखेंगे? चक्रवर्ती, पहले उनसे जान पहचान तो कर लो, पीछे घर की बात होगी। और मेरी अन्नपूर्णा कहाँ है? हरि भावनी, वह अपने लड़के को नहलाने गई है। चक्रवर्ती तुरंत कमला को भीतर बुला लाए। कमला ने हरि भावनी को प्रणाम किया। हरि भावनी ने आशीष देकर कहा, देखती हूँ इसका मुंह तो मेरी शशिकला से बहुत कुछ मिलता जुलता है। शशिकला उसकी बड़ी लड़की थी जो अपने स्वामी के घर कानपुर में रहती थी। चक्रवर्ती मन ही मन हंसे। वे जानते थे कमला के साथ शशिकला का कोई सादृश्य न था, किंतु हरि भावनी रूप गुण में अपनी लड़की को उपमा न समझ दूसरे की लड़की को उपमाएं समझती थी। सुंदरता में वह पराई लड़की की जीत स्वीकार न कर सकती थी। अन्नपूर्णा उसके घर ही में थी, कदाचित उसके साथ प्रत्यक्ष तुलना में उसकी हार हो, इसलिए जो उसके घर पर मौजूद ना थी उसको उपमा स्थल में रखकर हरि भावनी ने अपने घर के भीतर ही विजय पताका फहराई। हरि भावनी, ये सब आए हैं, बड़े आनंद की बात है, किंतु मेरा नया मकान तो अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है। इस घर में हम सब किसी तरह दिन काट रहे हैं, यहाँ इनको बड़ा कष्ट होगा। बाजार में चक्रवर्ती का एक छोटा सा घर तैयार हो रहा था, पर वह एक दुकान की शक्ल का था। वहां रहने योग्य जगह न थी, न वहां किसी तरह की कोई सुविधा ही थी। चक्रवर्ती इस मिथ्या भाषण का कोई प्रतिवाद न करके कुछ हंसकर बोले,
यदि बहू कष्ट को कष्ट समझती तो क्या मैं उन्हें इस घर में लाता? तुम बड़ी देर से धूप में खड़ी हो, शरद ऋतु की धूप बड़ी खराब होती है। यह कहकर चक्रवर्ती रमेश के पास चले गए। उधर हरिभावनी कमला से विस्तार पूर्वक परिचय पूछने लगी। तुम्हारे पति वकील हैं, वे कितने दिन से काम कर रहे हैं और किसी तरह का रोजगार कर रहे हैं? जान पड़ता है उन्होंने अभी तक कहीं वकालत नहीं की है। तो फिर खर्च कैसे चलता है? तुम्हारे ससुर धनी हैं, उनके पास संपत्ति है। नहीं जानती? तुम कैसी भोली हो जो ससुर के घर की खबर नहीं रखती। घर के खर्च के लिए स्वामी तुमको कितना मासिक देते हैं? जब सास नहीं है तब तो आश्रम का भार तुमको अपने ही ऊपर लेना पड़ा होगा। तुम तो अब निरी बालिका नहीं हो। मेरे बड़े जमाई जो कुछ कमाते हैं सब मेरी शशि को देते हैं। ऐसे अनेकानेक प्रश्न और मिष्ट संभाषण के द्वारा हरिभावनी ने थोड़ी ही देर में कमला को हस्तगत कर लिया। कमला रमेश के विषय में बहुत अल्प ज्ञान रखती थी। उन दोनों ने दाम्पत्य संबंध का विचार करने से यह अल्प ज्ञान कितना असंगत और लज्जा का विषय है, यह हरिभावनी के प्रश्नों से उसके मन में स्पष्ट झलक गया। उसने सोचकर देखा, आज तक उसे रमेश के साथ किसी बात की भली भांति आलोचना करने का अवसर ही नहीं मिला। वह रमेश की स्त्री होकर भी रमेश के विषय में कुछ नहीं जानती। आज यह उसे खुद अपने तय आश्रय मालूम होने लगा और अपनी अनभिज्ञता पर खेद होने लगा। हरिभावनी फिर कहने लगी, बहू जी देखो, तुम्हारे हाथ का कड़ा यह सोना तो उतना अच्छा नहीं जान पड़ता। क्या बाप के घर से तुम कुछ गहना ना लाई थी? क्या तुम्हारे बाप जीते नहीं है, इसी से तुम्हारे बदन पर इतने थोड़े जेवर हैं? क्या तुम्हारे पति तुमको जेवर नहीं देते? मेरे बड़े जमाता ने तो मेरी शशि को दूसरे तीसरे महीने एक नया जेवर बनवा देते हैं। उन दोनों में से इस तरह का सवाल जवाब हो रहा था कि उसी समय अन्नपूर्णा अपनी 2 वर्ष की बेटी का हाथ पकड़े वहां आई। अन्नपूर्णा सांवली थी, उसका मुखमंडल छोटा मोटा सा था, आंखें दोनों बड़ी बड़ी पर गोल थी, ललाट चौड़ा और बाल बहुत लंबे। उसका चेहरा देखने ही से मालूम होता था कि वह गंभीर और शांत प्रकृति की स्त्री है। अन्नपूर्णा की छोटी सी बालिका कमला के सामने खड़ी हो कुछ देर तक टकटकी बांध उसके मुंह की ओर देखकर बोल उठी, मौसी। शशि कला समझकर उसने उसे मौसी कहा। यह बात नहीं है, बड़ी उम्र की कोई स्त्री जो उसे प्रिय जान पड़ती है वह तुरंत ही उसे मौसी पुकारने लगती है। कमला ने उसे झट गोद में बैठा लिया। हरिभावनी ने अन्नपूर्णा से कमला का परिचय देकर कहा, इसके पति वकील हैं, वे रोजगार करने के लिए घर से बाहर हुए हैं। रास्ते में तुम्हारे पिता से उनकी भेंट हुई, वे ही उन सबको यहाँ ले आए। अन्नपूर्णा ने कमला के मुंह की ओर देखा, कमला ने भी उसकी ओर देखा। इसी परस्पर अवलोकन ने दोनों को स्नेह सूत्र में बांध दिया। हरिभावनी आतिथ्य की सामग्री संग्रह करने को गई। अन्नपूर्णा ने कमला का हाथ पकड़कर कहा, बहन इधर आओ। यह कहकर वह उसे अपने घर में ले गई। थोड़ी ही देर के बाद दोनों में बड़ी घनिष्ठता के साथ बात होने लगी। अन्नपूर्णा के साथ जो कमला का प्रभेद था वह देखने से सहसा नहीं जान पड़ता। अन्नपूर्णा बहुत दुबली पतली और ऊंचाई में भी छोटी थी और कमला ठीक इसके विपरीत थी। आकार और भाव भंगी में वह अपनी उम्र की पूर्णता तक पहुंच चुकी थी। विवाह होने के बाद उस पर सास ससुर का कोई दबाव न रहने के कारण या किसी और ही कारण से वह देखते ही देखते बहुत बढ़ गई थी। उसके चेहरे पर एक प्रकार की स्वाधीनता का चिन्ह झलक रहा था। नववधु को गुरुजनों के द्वारा ससुराल में जो शिक्षा मिलती है उसे ना मिली थी, इसी से वह बहुत बात ना जानती थी। अन्नपूर्णा की लड़की उमा के द्वारा ध्यान को अपनी ओर खींचने की चेष्टा करते रहने पर भी दोनों नई सखियों की गपबाजी में तार बंध ही गया। इस कथोपकथन से कमला अपनी दीनता सहज ही समझ गई। अन्नपूर्णा को भी बहुत कुछ कहना है पर कमला को कुछ भी नहीं। कमला के हृदय पट पर जो उसके दाम्पत्य का चित्र है वह तो पेंसिल का खींचा हुआ एक चिन्ह मात्र है, उस पर अभी तक रंग नहीं चढ़ा। कमला इतने दिन पर इस पर ध्यान देने का अवकाश न पाती थी और न उसे इसका कारण जानने का अवसर ही मिला था। यद्यपि वह इस अभाव का अनुमान कई बार कर चुकी है, बीच बीच में विद्रोह अभाव भी उपस्थित हो चुका है, तो भी वह अभी तक असली हाल मालूम न कर सकी। साख्य भाव की भूमिका ही में जब अन्नपूर्णा ने उसके अपने स्वामी का वृतांत कहना आरंभ किया तब उसने अपने अक्षय हृदय भंडार का द्वार खोल दिया। तब अमला अपने हृदय को खाली देख चुप ही रही। वह पति की बात अन्नपूर्णा से क्या कहती और कहने की बात भी क्या थी। सुख का पूरा भोज लेकर अन्नपूर्णा का इतिहास रूपी जहाज जहां उमंग की धारा में बड़े वेग से दौड़ा जा रहा था, वहां कमला की सूनी नाव नैराश्य की टीले से रुककर अचल हो पड़ी थी। अन्नपूर्णा का पति विपिन बिहारी गाजीपुर में अफीम गोदाम में कोई काम करता था।
चक्रवर्ती की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी अपनी ससुराल में है और छोटी बेटी को अपने पास ले अलग करने में असमर्थ होकर चक्रवर्ती एक दरिद्र वर ले आए और उसी के साथ अन्नपूर्णा को ब्याह दिया। पीछे हाकिम हुक्काम के यहाँ कोशिश पैरवी करके उसे इसी शहर में एक नौकरी भी दिलवा दी। विपिन बिहारी इन्हीं के यहाँ रहता है। बात कही करते करते अन्नपूर्णा एकाएक उठ खड़ी हुई और बोली, बहन तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। कुछ ही देर के बाद वह लौट आई और हंसकर अपने जाने का कारण कहने लगी। वे स्नान करके भीतर आए हैं, भोजन करके ऑफिस जाएंगे। कमला ने कुछ विस्मय के साथ पूछा, वे भीतर आई है, तुमने कैसे जाना? अन्नपूर्णा, तुम हंसो मत, सभी सुहागिन स्त्रियां जैसे जानती हैं वैसे ही जाना। क्या तुम अपने पति के पैर की आहट नहीं पहचानती? यह कहकर अन्नपूर्णा हंसकर कमला के चिबुक को जरा हिला, आंचल में बंधी हुई कुंजियों के गुच्छे को झमकाकर पीठ के ऊपर फेंक लड़की को गोद में लेकर चली गई। पैर की आहट की भाषा इतनी सरल है, यह कमला अब भी अच्छी तरह न समझ सकी। वह चुपचाप खिड़की के बाहर दृष्टि डाल इस बात को सोचने लगी। उस समय खिड़की के बाहर एक फूल के पेड़ पर झुंड की झुंड मधुमक्खियां झूम रही थी। गंगा के किनारे एक अच्छी जगह दिखकर किराए पर मकान लेने का विचार हो रहा है। रमेश गाजीपुर की अदालत में बाजाब्ता वकालत करने का हुक्मनामा और जरूरी चीज लाने के लिए एक बार कलकत्ता जाने का विचार स्थिर कर चुका है, परंतु कलकत्ता जाने का उसे साहस नहीं होता। कलकत्ता की एक विशेष गली का चित्र मन में आते ही अब भी रमेश का हृदय कांप उठता है। अब भी वह मोहजाल में पड़ा है। इधर कमला के साथ संपूर्ण रूप से दाम्पत्य संबंध स्वीकार करने में विलंब करना भी ठीक नहीं। इन्हीं सब बातों को सोच विचार कर रमेश कलकत्ता जाने में आलस्य करने लगा। कमला चक्रवर्ती के घर के भीतर ही रहती थी। भीतर जगह बहुत कम थी, इसलिए रमेश बाहर ही दलान में रहता था। कमला के साथ भेंट करने का उसे सुयोग ही न मिलता। इस विषम विच्छेद कांड को लेकर अन्नपूर्णा केवल कमला के पास दुख प्रकाश करने लगी। कमला ने कहा, क्यों बहन, तुम इतना क्यों सोचा करती हो? ऐसा कौन संकट आ पड़ा है? अन्नपूर्णा ने हंसकर कहा, तुम धन्य हो। क्या तुम्हारे हृदय पत्थर से भी कठोर है? यह सब कपट कौशल रहने दो। तुम्हारे मन में जो होता है सो क्या मैं नहीं जानती? मैं सब जानती हूँ। कमला, अच्छा बहन, सच सच कहो, अगर 2 दिन विपिन बाबू तुमसे भेंट ना करे तो क्या तुम? अन्नपूर्णा ने गर्व भरे स्वर में कहा, यह कभी हो सकता है? वे 2 दिन मुझसे अलग होकर रहेंगे? यह कहकर वह विपिन बाबू की अधीरता के संबंध में बात करने लगी। विवाह होने के बाद बालक विपिन ने गुरुजनों की आंख बचाकर अपनी नववधु के साथ भेंट करने के लिए क्या क्या कौशल किया था, कब उसका प्रयास व्यर्थ हुआ था, कब उसका यह कपट कौशल लोगों में लक्षित हुआ था। दिन में भेंट न होने का दुख हल्का करने के लिए विपिन के मध्याह्न भोजन काल में एक बड़े आईने के भीतर गुरुजनों की दृष्टि बचाकर उन दोनों में परस्पर कैसे आंखों ही आंख बात होती थी। यह कहते कहते पुरानी बात याद आ जाने के कारण आनंद से अन्नपूर्णा का सर्वांग पूरा चेहरा खिल उठा। इसके बाद जब ऑफिस जाने का कांड प्रारंभ हुआ तब जो उतनी देर का वियोग दोनों में असहनीय होता था। जब तब रुष्ट होकर विपिन बाबू का ऑफिस को भागना आदि अनेक बातें। एक बार ससुर की ओर से व्यवसाय करने के लिए कुछ दिन के हेतु विपिन को पटना जाने की बात हुई। तब अन्नपूर्णा ने अपने पति से पूछा, आप अकेले पटना जाकर रह सकेंगे? विपिन ने जोर बांधकर कहा, क्यों नहीं रह सकूंगा, खूब मजे में रहूंगा। यह सुनकर अन्नपूर्णा के मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसने प्राणपण से यात्रा की प्रतिज्ञा की थी। वह जरा भी दुख प्रकाश न करेगी, परंतु ना मालूम वह प्रतिज्ञा नयन जल के प्रवाह के साथ किधर बह गई। दूसरे दिन जब यात्रा का सब सामान ठीक हो चुका तो एकाएक विपिन को ऐसी सिरदर्दी शुरू हुई कि यात्रा रुक गई। इसके बाद डॉक्टर बुलाए गए। उन्होंने बहुत उम्दा एक शीशी दवा दी। दवा देकर जब वे चले गए तब उस शीशी की दवा को चुपचाप नाली में फेंककर किस अपूर्व उपाय से उसकी शिर पीड़ा निर्वित हुई। यह सब वृत्तांत कहते कहते कितना समय बीत गया, इसका ज्ञान अन्नपूर्णा को ना रहा। एक बात और यह है कि ऐसे समय में दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनकर वह हड़बड़ाकर सहसा उठ खड़ी होती थी। शायद विपिन बाबू ऑफिस से ना आए हों। संपूर्ण वार्तालाप के भीतर एक उत्कंठित हृदय मानो उनके आने की राह देख रहा था। कमला के आगे ये सब बातें एक बार ही आकाश कुसुम की भांति रही। यह नहीं, इसका आभास पहले से कुछ उसके हृदय में पड़ चुका था। पहले कई महीनों तक रमेश के साथ प्रथम समागम के समय इस तरह की एक नई घटना रोज हो जाया करती थी। इसके बाद भी स्कूल से छुटकारा पाकर जब वह रमेश के पास लौट आई तब भी बीच बीच में इस तरह की तरल तरंग अपूर्व संगीत और नृत्य के साथ उसके हृदय में आघात पहुंचाती थी, जिसका ठीक अर्थ वह आज
अन्नपूर्णा की इन कहानियों से समझ सकी है। समझने से क्या होगा? अन्नपूर्णा और विपिन में जाकर एक प्रकार के आग्रह का खिंचाव है। वह रमेश और कमला में कहाँ आएगा? यह जा कई दिनों से इन दोनों में परस्पर देखा सुनी बंद है। इससे कमला के मन में क्या चंचलता हुई, कुछ नहीं। और रमेश भी उसके देखने के लिए बाहर बैठकर कोई युक्ति सोचता हो या कुछ अधीरता प्रकट करता भी है या नहीं। निदान जिस दिन रविवार आया उस दिन अन्नपूर्णा कुछ कठिनता में पड़ गई। अपनी नई सखी को एक ही बार बड़ी देर तक अकेली छोड़कर जाने में उसे लज्जा मालूम होने लगी। दूसरे छुट्टी के दिन को वह एक बारी व्यर्थ कर देगी, इतनी बड़ी उदारता भी उसमें ना थी। इधर रमेश बाबू के नज़दीक रहते भी जब कमला की उससे भेंट नहीं होती, तब छुट्टी के दिन अपने पति के पास जाकर सम्मिलन सुख लूटने में उसे कुछ कष्ट भी मालूम हुआ। अगर किसी तरह रमेश के साथ कमला के मिलन का कोई प्रबंध कर दिया जाता तो अच्छा होता। इन बातों में गुरुजनों से सलाह विचार लेकर तो कुछ किया नहीं जा सकता, किंतु चक्रवर्ती बिना कहे सब बात जानते हैं। उन्होंने अपने घर में सबसे कह दिया। आज वे किसी विशेष कार्यवश शहर के बाहर जाते हैं। रमेश को समझा दिया कि बाहर का कोई आदमी आज उनके घर न आएगा। सदर के फाटक बंद करके वे जाते हैं। यह समाचार उन्होंने अपनी कन्या को भी सुना दिया। वे भली भांति जानते थे कि उनके इंगित का अर्थ अन्नपूर्णा भली भांति समझ जाती थी। स्नान करने के बाद अन्नपूर्णा ने कमला से कहा, आओ बहन, तुम्हारी चोटी बांध दो। कमला, क्यों भाई, आज इतनी जल्दी किस लिए? यह पीछे कहूँगी, पहले तुम अपनी चोटी बांध दो। यह कहकर वह कमला को अपने आगे बिठाकर कंघी करने लगी। आज कमला की वेणी बांधने में अन्नपूर्णा ने कुछ विशेष परिश्रम किया। इसके बाद साड़ी की बात लेकर दोनों सखियों में वाक युद्ध होने लगा। अन्नपूर्णा उसे रंगीन साड़ी पहनाना चाहती थी और कमला पहनाने का कारण पूछती थी। आखिर बिना कारण जाने अन्नपूर्णा को संतुष्ट करने की इच्छा से कमला ने उसकी दी हुई साड़ी पहन ली। दोपहर को भोजन के अनंतर अन्नपूर्णा अपने स्वामी के कान में नामालूम क्या कहकर कुछ देर के लिए छुट्टी लेकर कमला के पास आई। इसके बाद कमला को बाहरी दालान में भेजने के लिए भारी धूम मच गई। इसके पूर्व कमला रमेश के पास कई बार निसंकोच होकर जाती आती थी। इस विषय में सामाजिक लज्जा प्रकाश की कोई विधि है, यह जानने का आज तक उसे कोई अवसर न मिला। परिचय के आरंभ में ही रमेश ने संकोच का व्यवहार उठा दिया था। निर्लज्जता का दोष देकर धिक्कारने वाली कोई संगनी भी कमला के पास न थी, किंतु आज अन्नपूर्णा का अनुरोध पालन करना उसके लिए अत्यंत कठिन हो गया। अन्नपूर्णा जिस अधिकार से स्वामी के पास जाती थी, यह उसे मालूम हो चुका था। कमला को जब वह अधिकार नहीं, तब वह दीन भाव से रमेश के पास क्यों जाएगी? कमला जब किसी तरह जाने को राजी न हुई, तब अन्नपूर्णा ने समझा वह रमेश से रूठी है। रूठने की बात है, कई दिन हो गए रमेश ने कोई युक्ति निकालकर एक बार भी कमला को देखने की चेष्टा ना की। हरि भावनी ने उस समय किवाड़ बंद करके अपने घर में सोई थी। अन्नपूर्णा ने विपिन से आकर कहा, आप रमेश बाबू को कमला का नाम कहकर भीतर बुला लाइए। पिताजी इसके लिए कुछ न कहेंगे। माँ सोई है, वह कुछ जान ही न सकेगी। विपिन के सदृश एकांत प्रिय मनुष्य के लिए ऐसा दुष्कर्म किसी तरह इष्ट न था, तो भी छुट्टी के दिन अन्नपूर्णा के इस अनुरोध का उल्लंघन वह न कर सका। रमेश बैठक में जाजिम बिछी हुई चौकी पर चित लेटा हुआ अखबार पढ़ रहा था। पढ़ने योग्य लेख समाप्त करके जब विज्ञापन की ओर दृष्टि दी, तब विपिन को घर में आते देख वह उल्लसित हो उठा। साथी के ख्याल से विपिन उसका जैसा चाहिए अंतरंग ना था, तो भी समय बिताने के लिए रमेश ने उसके आगमन को परम लाभ समझा। उसने बड़े प्रेम के साथ कहा, आइए विपिन बाबू, बैठिए। विपिन बैठने के लिए आया न था। वे आपको एक बार भीतर बुलाती हैं। रमेश, कौन, कमला? विपिन, हाँ। रमेश को कुछ आश्चर्य हुआ। रमेश पहले ही निश्चय कर चुका है कि कमला को पत्नी भाव से ग्रहण करेगा, किंतु इधर कई दिनों से उसका चित्त दुविधा में पड़ा था। अनेक संकल्प विकल्प के अनंतर उसने कमला को गृहिणी पद से अभिषिक्त करके अपने मन को नाना प्रकार के भावी सुखों का प्रलोभन दिखाकर उत्तेजित भी किया, परंतु आज प्रथम दिन का मिलाप भारी समस्या हो पड़ा। कुछ दिन से कमला के प्रति जो उसका बर्ताव और ही तरह का हो गया था, उसे वह एकाएक कैसे तोड़ डालेगा, इसका कोई उपाय रमेश को ना सूझता था। इसी कारण वह किराए क्या मकान लेने में भी विलंब कर रहा था। कमला ने बुलाया है, यह सुनकर रमेश ने मन में सोचा, जरूर उसे मुझसे कुछ विशेष प्रयोजन होगा। प्रयोजन की बात सोचकर उसके मन में धड़कन पैदा हुई। अखबार को मेज पर रखकर जब वह विपिन के पीछे पीछे भीतर गया, तब शरद ऋतु के मध्याह्नकालिक अभिसार के आभास ने उसके चित्त को और चंचल कर दिया। विपिन कुछ दूर ही से घर दिखाकर चला गया। कमला ने समझा अन्नपूर्णा विपिन के पास गई होगी, इसलिए वह खुले दरवाजे की चौखट पर बैठकर सामने के बाग की ओर देख रही थी।
अन्नपूर्णा ने कमला के हृदय के भीतर बाहर एक अनुराग की तार बांध दी थी। दोपहर की गर्म हवा से में बाहर पेड़ के पत्ते मरमर शब्दों के साथ हिल रहे थे, वैसे ही कमला के हृदय के भीतर भी एक दीर्घ निश्वास की वायु बहकर वेदना के साथ उसके कलेजे को कपा रही थी। ऐसे समय में रमेश ने घर के भीतर प्रवेश करके जब उसे पीछे से पुकारा, वह चौंक उठी। उसका हृत पिंड के भीतर रक्त उछलने लगा। जो कमला इसके पहले कभी रमेश के पास जाने में संकोच न करती थी, वह आज रमेश की ओर देख न सकी। उसका चेहरा लाल हो गया। आज के भूषण वस्त्र की सजावट से रमेश को कमला नए रूप में दिखाई पड़ी। कमला के इस सौंदर्य विकास ने रमेश को चकित और मुग्ध कर दिया। वह धीरे धीरे कमला के पास जाकर कुछ देर चुप खड़ा रहा और कोमल स्वर में बोला, कमला, तुमने मुझे बुलाया है? कमला ने चकित हो अनावश्यक उत्तेजना के साथ कहा, नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया, मैं क्यों आपको बुलाऊंगी? रमेश, बुलाने में दोषी क्या है? कमला ने कहा, नहीं, मैं बुलाती तो आपसे कहती ना। अच्छा, तुमने नहीं बुलाया, मैं अपने मन से आया हूँ, तो इससे क्या मुझे कोरा ही लौट जाना पड़ेगा? कमला, आप यहाँ आए हैं, यह घर वालों को मालूम होगा तो क्रोध करेंगे। आप जाइए, मैंने आपको नहीं बुलाया। रमेश ने कमला का हाथ पकड़ कर कहा, अच्छा, तुम भी मेरे साथ बाहर के कमरे में चलो, वहाँ कोई नहीं और ना किसी के आने की संभावना है। कमला ने रमेश का हाथ छोड़ा, कांपती हुई घर के भीतर घुसकर झट किवाड़ बंद कर दिया। रमेश ने तब समझा कि यह सब इस घर की किसी स्त्री का प्रपंच है। यह समझकर पुलकित होता हुआ बाहर कमरे में गया। फिर चौकी पर लेटकर विज्ञापन देखने लगा। अखबार का विज्ञापन बार बार पढ़ने पर भी उसका कुछ अर्थ रमेश को समझ में न आया। उसका मन चिंता के झूले पर चढ़कर भांति भांति का झोंका खा रहा था। उसका हृदय रूपी आकाश चिंता रूपनी घनघटा से भर गया। अन्नपूर्णा ने बाहर से कमला के घर की किवाड़ खटखटाई। किसी ने दरवाजा न खोला। तब उसने किवाड़ की झिलमिली को सीधा करके बाहर से हाथ डालकर चटकनी खोल दी। कमला चारपाई पर पड़ी दोनों हाथों से मुंह छिपाकर रो रही थी। अन्नपूर्णा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसी कौन सी घटना हो गई जो कमला इतना रो रही है? वह दौड़कर उसके कान के पास मुंह रखकर स्नेह भाव से पूछने लगी, क्यों बहन, क्या हुआ, रो रही हो? तुम उन्हें क्यों बुला लाई? तुमने बड़ा अन्याय किया, कमला ने कहा। कमला के मन में जो भांति भांति की वेदना लहरा रही थी, अन्नपूर्णा को ठीक समझ न आया। कमला और रमेश के बीच जो किसी तरह का सच्चा व्यवधान रह सकता है, इसकी कल्पना वह ना कर सकती। उसने बड़े यत्न से कमला का मस्तक अपनी गोद में रखकर पूछा, क्या रमेश बाबू से तुम्हारी कोई बात हुई है, जो तुम्हारे साथ कुछ अप्रिय व्यवहार किया है, या वही बुलाने गए इससे तो उन्हें क्रोध ना हुआ? क्या हुआ है? कमला, नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर तुम उन्हें क्यों बुलाई? अच्छा बहन, यह मुझसे अपराध हुआ, क्षमा करो। कमला झट उठकर अन्नपूर्णा के गले से लिपट गई। बहन, तुम देर मत करो, जाओ, विलंब होने से विपिन बाबू नाराज होंगे। सोने घर में रमेश बाबू ने अखबार बड़ी देर तक वृथा दृष्टि दौड़ाकर जोर से फेंक दिया। अनंतर बोले, नहीं, अब विलंब करना ठीक नहीं, कल ही कलकत्ते जाकर सब ठीक ठाक कर आता हूँ। कमला को पत्नी भाव से ग्रहण करने में जितना विलंब हो रहा है, उतना ही मेरा अन्याय बढ़ रहा है। रमेश की कर्तव्य बुद्धि ने आज एकाएक पूर्ण रूप से जागकर उसके सब संशय को दूर कर दिया।